चलो बच्चों, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। T owes G the following debts as per the table given below। मतलब कि T को पैसे देने हैं। किसको देने हैं? G को। और किस हिसाब से देने हैं? T ने पास्ट में G से पैसे लिए थे, तो कितने पैसे लिए थे, कौन सी तारीख को लिए थे, वो सारी डिटेल इस टेबल में दी है। सो बेसिकली 5,000 रुपये लिए थे। वो जो 5,000 रुपये लिए थे वो टाइम बार्ड हो चुके हैं। TBD। TBD क्या है? जो हमने देखा था कि लिमिटेशन एक्ट के तहत अगर कोई भी डेट 3 साल पुराना हो जाता है तो अब उसकी रिकवरी नहीं हो सकती, उसको पे करने की जरूरत नहीं होती। उस टाइप के डेट को टाइम बार्ड डेट बोलते हैं। तो ये 5,000 रुपया 1 जुलाई 2023 को लिया था। एज पर प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशंस एक्ट 1963 वो टाइम बार्ड हो चुका है। अब आपको इस चीज के बारे में नहीं सोचना है कि यहाँ पर 2023 लिखा है तो ये टाइम बार्ड कैसे हुआ। यहाँ पर बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि टाइम बार्ड ये 1 जुलाई 2023 को हुआ है। सो बेसिकली अगर अपन समझे तो 2023 से 1 साल पहले 2022, 2 साल पहले 2021 और 3 साल पहले 2020। सो बेसिकली ये जो 5,000 रुपया का उधार है, ये 5,000 रुपये टी ने कब लिए होंगे? टी ने कब लिए होंगे? 2020 के 1 जुलाई को लिए होंगे। फिर 21 बीत गया, 22 बीत गया, अभी 23 भी बीत गया, तो 1 जुलाई 2023 को ये डेट टाइम बार्ड हो गया। ठीक है, 3,000 रुपये लिए थे, वो भी टाइम बार्ड हो गया है। सेम 1 जुलाई 2023 को एज पर द लिमिटेशन एक्ट। 12,500 रुपये लिए थे जो कि ड्यू है 1 अप्रैल 2022 को। सो बेसिकली 1 अप्रैल 2022 को ये पर्टिकुलर पेमेंट ड्यू हो गया था। मतलब कि टी को जी को ये पेमेंट कर देना चाहिए था 12,500 रुपये का। कब? 1 अप्रैल 2022। ठीक है, 10,000 रुपये का पेमेंट कब ड्यू हो गया था? 15 जुलाई 2023 को हो गया था। और 7,500 रुपये का पेमेंट कब ड्यू हो गया था? 25 नवंबर 2023 को। यानी कि ये सारे के सारे अमाउंट्स इन तारीख को ड्यू हो गए थे, जिसमें से ये जो ऊपर के 2 अमाउंट है वो तो TBD हो गए, टाइम बार डेट हो गए। टाइम बार डेट हो गए का सिंपल सा मतलब ये होता है कि 3 साल बीत चुके हैं इनको ड्यू हुए हुए। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था 5,000 रुपये वाला, वो ड्यू कब हो गया था? सो बेसिकली देखा जाए तो ये ड्यू हो गया था 2020 के अंदर। 1 जुलाई 2020 को ड्यू हो गया था और उसके बाद में 3 साल बीत गए। यहाँ पे 2023 भी लिख देते। 3 साल बीत गए, 3 साल के अंदर अंदर आपने रिकवरी नहीं करी तो वो क्या बन गया? TBD। सेम ये 3,000 रुपये के लिए। तो ये तो हो गया जो पैसे का स्ट्रक्चर था, किस हिसाब से पैसा लिया गया था। अब टी को वो पैसा लौटाना है। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? जी मेक्स पेमेंट on 1 April 2023 mentioned as below without any notice regarding how to appropriate the amount। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिख दिया है जी मेक्स पेमेंट, पर ऐसा समझ में आ रहा है कि टी ओज जी था, मतलब टी को पैसा देना था। यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है, यहाँ पे आना चाहिए टी मेक्स पेमेंट, क्योंकि पेमेंट टी करेगा ना, क्योंकि टी को पैसा देना था। चलिए ठीक है, वो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। टी 1 अप्रैल को इतना अमाउंट का पेमेंट करता है, मतलब कि एक तो चेक देता है 12,500 रुपए का और एक चेक देता है 4,000 रुपए का, पर विदाउट एनी नोटिस रिगार्डिंग हाउ टू अप्रोप्रिएट द अमाउंट। अप्रोप्रिएट मतलब कि ये इतने सारे पैसे देने बाकी थे, 5,000, 3,000, 12,500, 10,000, 7,500। तो भाई आपने ये 12,500 और ये 4,000, ये जो 2 पेमेंट करे हैं वो कौन से अमाउंट के अगेंस्ट करे हैं? इसको बोलते हैं अप्रोप्रिएट करना, कि आप बताओ कि कौन से अमाउंट के अगेंस्ट इसको सेट ऑफ करना है। अप्रोप्रिएट करने को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि कौन से अमाउंट के अगेंस्ट सेट ऑफ करना है। तो विदाउट एनी नोटिस, बेसिकली टी जो पेमेंट कर रहा है 12,500 का पेमेंट किया, 4,000 का पेमेंट किया, पर टी ने ये नहीं बताया कि ये 12,500 और ये 4,000 कौन से अमाउंट के अगेंस्ट सेट ऑफ करना है, उसने कोई भी नोटिस नहीं दिया है। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है? In such a situation, how the appropriation of the payment is to be done against the debts।
तो पहला तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जब टी ने बताया ही नहीं है कि कैसे अप्रोप्रिएट करना है, सेट ऑफ कैसे करना है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ध्यान में रखे तो किस तरह से सेट ऑफ किया जाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसी चीज को लेकर क्या प्रोविजन दिया हुआ है। जब सामने वाला ये बताए ही नहीं कि पेमेंट को कैसे सेट ऑफ करना है, तो लीगली उसको किस तरीके से सेट ऑफ किया जाएगा ये बताइए। ठीक है, as per the provisions of the Indian Contract Act 1872, by assuming that T also has not appropriated the amount received towards any particular debt। अभी यहाँ पर आना चाहिए G। So basically T ने पैसे दिए हैं G को, तो T ने भी नहीं बताया कि कौन से अमाउंट के अगेंस्ट कितना, मतलब कौन सा पैसा कौन से अमाउंट के अगेंस्ट सेट ऑफ करना है, वो T ने भी नहीं बताया और G ने भी कोई डिसीजन नहीं लिया। जी ने भी वो चेक लेकर अपने पास रख लिया है। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरह से एप्रोप्रिएशन किया जाएगा, किस तरीके से सेट ऑफ किया जाएगा, ये हमें बताना है। चलिए आंसर को स्टडी करते हैं। यहाँ पे अपन सबसे पहले सेक्शन 59 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोट करेंगे। सेक्शन 59 किस चीज के बारे में बताता है कि पेमेंट टू बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस मतलब कि ऐसी कोई सिचुएशन या फिर ऐसी कोई मैचिंग हो रही है जिससे हमें पता चल जाए कि पेमेंट को कैसे सेट ऑफ करना है। मैचिंग मतलब, अब आप ध्यान से देखिए, 12,500 रुपए का एक अमाउंट था जो पे करना था और एक चेक भी है जो 12,500 का दिया गया है। अगर हम ध्यान से समझे तो 12,500 का पेमेंट भी करना था और 12,500 का चेक भी दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पहला पेमेंट है, ये तो ये 12,500 के अगेंस्ट जाएगा। ऐसा कहाँ दिया है? सेक्शन 59 में। बेसिकली सेक्शन 59 में ये दिया है कि सर्कमस्टांसेस के हिसाब से इस चीज का डिसीजन लिया जाए कि जो पेमेंट किया गया है उसको कैसे अप्रोप्रिएट करना है, कैसे उसको सेट ऑफ करना है। अपने केस में पहला नंबर का जो पेमेंट है वो 12,500 का, वो एग्जैक्टली 12,500 के अगेंस्ट हम सेट ऑफ करेंगे। चलो आगे देखते हैं। आगे सेक्शन 61 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है 1872 का, उसमें यह दिया है कि अगर नाइदर पार्टी मेक्स एनी अप्रोप्रिएशन। नाइदर पार्टी मतलब कि जैसे कि अपने केस में टी एक पार्टी थी और जी पार्टी थी। टी ने पेमेंट किया था जी को, टी ने भी नहीं बताया कि अप्रोप्रिएशन कैसे करना है, सेट ऑफ कैसे करना है, कौन सा पैसा कौन से पेमेंट के अगेंस्ट सेट ऑफ करना है, टी ने भी नहीं बताया और जी ने भी अपनी तरफ से कोई भी अपोर्शनमेंट या फिर कोई भी सेट ऑफ नहीं किया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जी ऑल्सो हैज नॉट अप्रोप्रिएटेड द अमाउंट। सो बेसिकली यहाँ पर सेक्शन 61 लागू पड़ जाता है, जिसमें दिया है कि नाइदर पार्टी मेक्स एनी अपोर्शनमेंट। उस केस में क्या होगा, हम ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से जाएंगे। ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो पहला डेट होगा उसको हम पहले सेट ऑफ करेंगे। देखिए ये 12,500 का तो काम पड़ चुका है, इसको तो ध्यान देना ही नहीं है। ये तो इस 12,500 का इस 12,500 के अगेंस्ट सेट ऑफ हो गया। बात बचती है ये 4,000 रुपए की। अब ये 4,000 रुपये किसके अगेंस्ट सेट ऑफ करना है, तो हम ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से जाएंगे। अभी ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से जाएं तो ये 1 जुलाई, ये भी 1 जुलाई, ये 15 जुलाई और ये 25 नवंबर, सारे के सारे 2023 के ही हैं। तो ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से जाए तो सबसे पहले इसका नंबर आता है, फिर इसका नंबर आता है, फिर ये 10,000 वाले का नंबर आता है, फिर 7,500 का नंबर आता है। साफ साफ पता चल रहा है कि अमाउंट 4,000 ही मिला है, तो इन सब के अगेंस्ट तो सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। ये 5,000 और 3,000 के अंदर ही ये खत्म हो जाएगा। पर इनफैक्ट ये 5,000 और 3,000 भी पूरा नहीं खत्म हो पाएगा, क्योंकि 5,000 और 3,000 मिला के 8,000 होता है और अपने पास में पेमेंट जो आया है वो 4,000 का ही आया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, अगर इक्वल स्टैंडिंग डेट्स है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल स्टैंडिंग डेट्स, मतलब कि जो सेम डेट पे ड्यू हुए हो। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1 जुलाई 2023 को ये टाइम बार्ड हुआ था, ये भी 1 जुलाई 2023 को टाइम बार्ड हुआ था। अगर ये दोनों के दोनों सेम डेट पर टाइम बार्ड हुए हैं, अगर ये दोनों के दोनों डेट्स सेम डेट पर अगर टाइम बार्ड हुए हैं, इसका मतलब कि इनकी ड्यू डेट भी सेम ही होगी। इन दोनों की ड्यू डेट भी सेम ही होगी, क्योंकि ड्यू डेट से 3 इयर्स ऐड करते हैं। अगर ड्यू डेट से 3 इयर्स ऐड करते हैं तो ही टाइम बार्ड डेट वाली डेट आती है। ड्यू डेट से
3 इयर्स ऐड करेंगे। 3 इयर्स कहाँ से आया? ये लिमिटेशन एक्ट में दिया हुआ है। अगर ड्यू डेट से 3 इयर्स ऐड करते हैं तो टीबीडी, टाइम बार्ड डेट वाली डेट आती है। दोनों की टाइम बार्ड डेट वाली डेट सेम है तो इसका मतलब दोनों की ड्यू डेट भी सेम होगी। इसका मतलब ये दोनों की दोनों जो डेट्स है, ये दोनों जो फर्स्ट 2 डेट्स है वो इक्वल स्टैंडिंग वाले हैं। अब इक्वल स्टैंडिंग अगर हो तो फिर कैसे करना है, उसके बीच में अपॉर्शनमेंट कैसे करना है? तो यहाँ पे लिखा है डिस्चार्ज प्रोपोर्शनेटली। डिस्चार्ज प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं वो हमें पता ही है, हमने मैथ्स के अंदर उसको सीखा ही है। ठीक है, तो हम लोग उसका आंसर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला तो जो 12,500 वाला पेमेंट आया था, यानी कि ये वाला फर्स्ट वाला पेमेंट 12,500 मतलब कि ये वाला पेमेंट, ठीक है ना, उसको तो हम जो 12,500 का डेट था उसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर देंगे। उसमें अपन सेक्शन 59 को कोट करेंगे। और जो 4,000 का पेमेंट है वो 5,000 और 3,000 के रेशियो में बांटेंगे। कैसे आया 5,000 और 3,000? ये 5,000 और ये 3,000, क्योंकि ये इक्वल स्टैंडिंग के थे। इक्वल स्टैंडिंग के थे मतलब कि इन दोनों के बीच में प्रोपोर्शनेटली पैसा बांटा जाएगा। मतलब 4,000 को 5,000 और 3,000 के प्रोपोर्शन में बांटेंगे ना, तो 2,500 और 1,500 आएगा। चलो एक बार मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि प्रोपोर्शन में कैसे बांटते हैं। जैसे 4,000 है, उसको डिवाइड बाय कैसे करेंगे? 5,000 प्लस 3,000 मल्टीप्लाई बाय, अगर फर्स्ट पार्ट का देखना हो तो 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका आंसर आएगा 2,500। अब अगर यही चीज हमको दूसरे पार्ट के लिए देखनी है तो 4,000 डिवाइड बाय 5,000 प्लस 3,000। ये सिंपल जो मैथमेटिक्स में अपन प्रोपोर्शन करते हैं वही है, इसमें कुछ नया नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ। तो ऐसे ये 2,500 आया और ऐसे ये 1,500 आया। इस तरह से हम प्रोपोर्शनेटली इसको डिवाइड करेंगे और इसमें सेक्शन 61 कोड करेंगे। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड आंसर भी मैंने दिया है, आप देखिएगा इसको और समझने की कोशिश करिएगा।